दोस्तों, एक और भाग लेके आया हूँ डर का। आपके सामने पेश कर रहा हूँ जीत गया शैतान। ये इसका कवर चित्र है। शहर के बाहर स्थित एक क्रेशर, जिसमें खड़े नरेश मेहता के चेहरे पर मौजूद थे संतोष के भाव, और वे भाव नरेश मेहता के चेहरे पर से होते हुए चेहरे पर होते भी क्यों नहीं, क्योंकि उसका प्रयास जो ठीक सफलता की करार पर पहुंच चुका था, जिसे ना कुछ ने जमानत दिए थे। आखिर मेरी जी तोड़ मेहनत रंग लाई, लाख लाख मुश्किलें बाद आज आखिर वह क्षण आ गया जब यह शैतान की मौत के मुंह में जा रहा है। एक पल ही तो लगता है इसे मशीन को, फिर मौत तक पहुंचने में। सचमुच एक पल ही दूर था सन्नी की मौत, और अगले पल में तो बहुत कुछ घट सकता था, जैसे चे और चील टकराई और ज़बरदस्त विस्फोट, और इसी के साथ मशीन रुक गई। ओह नो! चील के एन वक्त पर कंट्रोल पैनल से टकरा कर वजह से शॉर्ट सर्किट ने मशीन को ठीक तरह से रोक डाला। जब यह शैतान का सिर मशीन में जाने ही वाला था, यह सब गड़बड़ हो गई। एक बार फिर मौत के मुंह से बच गया शैतान, क्योंकि नहीं नहीं, मैं इसे मौत से नहीं बचने दूंगा, मैं हरगिज़ नहीं बचने दूंगा। और नरेश मेहता ने दोनों हाथों में वह भारी पत्थर उठा लिया। उस पर दे मारने के लिए पतले अधरों पर मुस्कान कबड्डी खेल रही थी। ये पत्थर इसके शरीर का मलिदा बना देगा। लेकिन नरेश मेहता पत्थर मार न पाया, क्योंकि उसी से पहले ही वो ये चील दोबारा सन्नी के बचाव साबित कर दिया कि यह उसके बस में है। ओह! एक बार फिर खूंखार इरादे मेरी ओर झपट रही है। ओह! नरेश मेहता के चेहरे पर खून की धार निकली, जिसे देखकर वह चील और ज़्यादा आक्रामक हो गई। उफ! इस चील के इरादे साफ जाहिर करते हैं कि यह मुझे फाड़ खाने को उतारू है। ऐसा कर भी डालेगी। मगर मैंने जल्द ही अपना बचाव के लिए कुछ न किया, तो इस बार खून से लाल होने वाला था शरीर चील का, एकदम सटीक वार। ओह! लेकिन असरदार तब रहेगा जब इसे दूसरा ही वार भी हो गया, और जिससे चील तड़प कर जमीन पर गिरने पर मजबूर हो गई। और नरेश मेहता का वार पहले से ज़्यादा शक्तिशाली था। नरेश मेहता ने चील के दोबारा संभलने का मौका न दिया। नरेश मेहता की आंखों में खून के लिए सन्नी की तरफ पलटा। चील की तरह इसे भी बेलचा पंजी इसके शरीर की होली खेलेगा शैतान। नरेश मेहता के हाथों थमा बेलचा। धस जाना था शरीर में। चलो सब अपने काम पर जल्दी चलो करो। अगर वहाँ गूंजती न आवाज़ नरेश मेहता का ध्यान भंग कर दिया। ओह! ये तो क्रेशर के वर्करों की काम करने पहुँच का वक्त है। ऐसे में एक पल भी यहाँ ठहरना नहीं होगा, क्योंकि यहाँ ना सिर्फ दो लाशें पड़ी हैं, बल्कि सन्नी की हत्यारे करने के रंगे हाथों पकड़ा जाऊंगा। सन्नी को लेकर तुरंत यहाँ से भागना होगा। बाज की तरह झपटा मारकर नरेश सन्नी को उठाया और तूफान की गति से पिछले रास्ते से दौड़ा। और एक पल बाद वह नरेश मेहता अपनी कार में सवार और वापस लौट रहा था। शुक्र है किसी ने मुझे देखा नहीं, भारी गड़बड़ हो जाती। वैसे इस घटना से मुझे एक बात जरूर है,
कि मुझे अपने दिमाग में इस गलतफहमी को फिर से निकाल देना चाहिए कि मैं किसी शारीरिक साधनों से गठिया को समाप्त कर सकता हूँ। उसे तो सिर्फ और सिर्फ अभिनीत चाकुओं से वश में किया जा सकता है। लेकिन अभिनीत चाकुओं तो मैं गवा चुका हूँ। लेकिन कहाँ गवा दिए मैंने उसे? ये चाकू किसी ऐसी जगह मेरी जेब से गिर गई है जहाँ शायद प्रोफेसर गुप्ता के घर हो सकती है, क्योंकि जब मैं फ़ोन सुनने उसके घर गया था तो चाकू मेरी जेब में थे। और प्रोफेसर के घर में मुझे न केवल चाकू की तलाश करनी है बल्कि छन्नी को भी छोड़ने जाना होगा, क्योंकि जब तक चाकू नहीं मिल जाते जब तक इसे अपने साथ रखना खतरनाक होगा। और चाकू मिलने के बाद निशाना फिर से इसे निशाना बनाऊंगा। और जब प्रोफेसर साहब मुझे अपनी हितैषी समझते हैं, जब यह शैतान को निशाने बनाऊंगा तो कोई मुश्किल काम नहीं है। नरेश मेहता कार प्रोफेसर के बंगले पर मोड़ दी। और तुम्हारे भतीजे सन्नी ने, जिसे मैं सच में गठीरा की आत्मा का प्रेस कब्जा किया है, जिसे ख़त्म करने के लिए तुम्हारे भैया का सहयोगी नरेश मेहता अपने साथ 3 अभिनेता लिए घूम रहा है और प्रोफेसर गुप्ता के बंगले पर। क्या अनाप शनाप बकरी हो तुम? लगता है तुम दोनों का दिमाग खराब है। हॉस्टल के कमरे में रक्त प्यासा और तुम्हारे भैया के सहयोगी की बात सुनकर विश्वास भी नहीं हुआ अंजू, लेकिन घटनाएं बताती हैं यह सच्चाई है। अंजू के मस्तिष्क में ज़बरदस्त विस्फोट हुआ। खंजर, 3 खंजर? जो 3 खंजर मुझे मिले हैं वे अभी अभिमंत्रित हैं, खंजर तो नहीं। क्या सोचने लगे अंजू? कुछ नहीं, तुम दोनों आओ देखते हैं। आओ तुम, कुछ नहीं, तुम दोनों जाओ, मैं देखती हूँ इस मामले में क्या क्या हो सकता है। लेकिन प्लीज़ फ्रेंड होने के नाते तुम विनती है कि इस बारे में किसी से कुछ ना बताना। समझ? हाँ समझा। और दोनों युवतियाँ बंगले से बाहर निकल गई। अंजू की बात करने से पहले हमें इंस्पेक्टर वर्मन को भी इस बारे में बहुत कुछ बता दिया, लेकिन हमें आगे से ख्याल रखना ये बात कभी किसी के सामने हमारी जुबान पर ना आए। हाँ, हमें ये बात का ख्याल रखना है। अचानक ही दोनों चौंकी। अरे ये कौवा हमारे पीछे क्यों पड़ा है? पता नहीं, जाने क्या चक्कर है। और अगले ही पल कौवे ने चक्कर में, ओह, इसने अपने पंजे से मांस उधर उधर दिया। ओह, तूफान की रफ्तार, आई मेरी आंखें। ओह, अड़बड़ा कर नीचे गिर पड़ी युवती। नहीं। और एक झपटा कौवे ने जैसे जैसे ही सिंह हिरण पर झपटा, एक युवती कौवे के रूप में मौत टूट पड़ी। और दूसरी पल लगता है खतरनाक कौवा रोमक को पर हमला कर रहा है। मेरे पास समय है, मैं यहाँ से भाग जाने बच जाऊँ। और टन भारी ट्रक पहिए के साथ युवती खून से गुब्बारे की मादरी फोड़कर सड़क की गोद में पहुंचा दिया। और कौवे से बचने के चक्कर में भाग खड़ी हुई। क्या जानती थी मौत निश्चित तो हो चुकी है। उफ, ये लड़की। और जबकि उस युवती की सांसें को छीन चुका था यम के अवतार ने। बेचारी लाशें बन दोनों युवतियां परलोक सिधारने से पहले कोई नहीं जान पाया कि कसूर की एवज में मौत की सज़ा मिली है। लेकिन अगर किसी मासूम के चेहरे
को देख लेता तो पल भर में सब कुछ जान लेता, क्योंकि उसके चेहरे पर थिरकती मुस्कान चीख चीख कर कह रही थी उसका राज जानेगा वह सिर्फ सिर्फ मौत का हकदार होगा। और कड़ी का अगला नाम जुड़ने वाला था अंजू, जो इस समय दहशत की मारी अपने हाथों में थापित चाकुओं को निहार रही थी। हो सकता है क्योंकि इस बात का सीधे ही गवाह हैं, इन खंजरों की बात सच है। क्या सचमुच सन्नी हमारे किसी शैतान की आत्मा का कब्जा है? खंडरों में गर्भवती भाभी के सोने की कब्र पर गिरकर बेहोश होगी। सन्नी के पैदा होते ही रहस्यमय ढंग से डॉक्टर की मौत हो जाना। इंस्पेक्टर विनोद और घर आई वह घर आया की भीषण मौत और तेज जहर से सन्नी का बच जाना। वो जहर जानवरों को असर करता है, मनुष्य पर नहीं। और अस्पताल में डॉक्टर की एसिड में गिरने से मौत और रक्त पिपासा की उत्पत्ति। उफ, ये क्या सोच रही हूँ मैं, क्योंकि मुझे इस घटना की चीख चीख कर यह कह रही है कि शैली, शीला और रोमा का एक एक शब्द सच है। अचानक आवाज़ सुनकर चौंक पड़ी। ये आवाज़ तो सन्नी की है। तो क्या भैया को फिरती देकर अपहरणकर्ताओं से छुटा लाई? लेकिन इन बातों का तो तब सच मानूंगी जब नरेश भैया से इस बात की पुष्टि कर लूं। जब तक मन की बात पुष्टि नहीं होती तब तक ये खंजन अपने पास ही संभाल कर रखूंगी। विस्तार से जानने के लिए रक्त प्यासा और कमरे से बाहर निकल गई और बाहर पहुंचकर अंजू चौंकी। अरे नरेश भैया, सन्नी को ले आए, लेकिन ये सन्नी को मारना चाहते थे, इसे घर क्यों ले आए? यह बात मेरे बाद में सोचूंगी। पहले मैं नरेश भैया को से सुनी हुई सारी बातें की पुष्टि कर लूँ। घर में कोई नहीं है, इसलिए रमेश भैया से बात करने का मौका अच्छा है। अंजू तेजी से नरेश की तरफ पहुंची। नरेश भैया, सन्नी की खेलने दीजिए, आइए, मैं आपको कुछ बात करना चाहती हूँ। ये क्या बात है? और आपसे खंजर के विषय में कुछ। अंजू के मुंह से इतना ही निकला पाया था। जा मिली उसकी नज़र छोटी अंगारे की मैत्री आंखें। ओ नो, ओ नहीं। उसके तन बदल में सिर से दौड़ गई और अगले ही पल अलग में ही घुटकर रह गए सारे चेहरे के पसीने तर हो गया। क्या हुआ अंजू? तुम बोलते बोलते अचानक रुक क्यों गई? कहो ना, क्या कहना चाहती थी? नो, मैं इस बारे शब्दों पर हावी हो गई आवाज़। और सन्नी मेरे बच्चे, ओ प्रोफेसर, और सन्नी, ओ भैया, भाभी। मैं तो फिरौती की रकम लेकर आया, लेकिन सन्नी को आप चलाया, कौन लाया इसे? मैं। कैसे और कहाँ से? जवाब नरेश मेहता ने एक मनगढ़ंत कहानी प्रोफेसर को सुना दी। ये सुनकर धन्यवाद प्रोफेसर साहब। खैर, तुम सन्नी को जैसे भी लाए हो, लेकिन बिना फिरौती के दिए सन्नी वापस लौट आया, तुम्हारे कारनामे से सदा भारी रहेंगे। और प्रोफेसर ने अचानक आने से अंजू की बात मुझ कह नहीं पाई, लेकिन इतना ज़रूर है, खंजरों के विषय में कोई बात करना चाहती थी, लेकिन ऐसे में अंजू की से बात कैसे हो? अंजू भी कुछ वैसा ही सोच रही थी। सन्नी की आंखों ने मैंने नफरत का तूफान देखा। मुझे उम्मीद थी कि उपस्थिति में नरेश भैया से कोई बात नहीं कर सकती। मुझे तुरंत अकेले कहीं जाना होगा, लेकिन कहाँ? चिड़ियाघर। और अंजू खुशी से नाचती हुई बोली, अपना संजीव वापस आया है। मैं इसी खुशी में मैं कल सन्नी को चिड़ियाघर घुमाने ले जाएंगे, जहाँ मैं और सन्नी को मजे करेंगे।
और पिंजरे में बंद बंदरों को नाचता हुआ देखेंगे। ठीक है, कल चिड़ियाघर चलने का प्रोग्राम पक्का। मैं चलता हूँ प्रोफेसर साहब, जल्दी ही फिर मिलूँगा। ओके नरेश। पिंजरे में बंदरों वाली बात कहकर अंजू मुझे इशारे करके एक ही मतलब है कि मुझे कल बंदरों के पिंजरे के पास मिलना चाहिए। वह ज़रूर पहुँच, लेकिन मुझे वहाँ उससे मिलकर खंजर प्राप्त करनी है। उम्मीद है नरेश भैया मेरा इशारा समझ गई। और अगले दिन चिड़ियाघर में सन्नी देखो शेर। आमतौर पर चिड़ियाघर के जानवर को देखकर भड़कते हैं, लेकिन न जाने क्यों शेर इस तरह भड़क रही हैं और न जाने क्यों ये सन्नी को घूर रहे हैं। हैरत में डूबे प्रोफेसर गुप्ता नहीं जानते थे कि शेर सन्नी को देखकर बल्कि सन्नी के शरीर में गठरीरा की आत्मा देखकर भड़का है, क्योंकि अन्य में जुबान जानवरें अपने उससे भी आत्मा का पहचान बेखूबी पहचानना था। और अचानक सन्नी की दहलती निगाहें वहाँ से खिसक कर अंजू की ओर स्थित हुई। मेरे लिए यह अच्छा है कि भैया और भाभी अभी दिलचस्पी जानवरों से देखने में व्यस्त हैं। जैसे ऐसे में मैं स्थित बंदरों के पिंजरे के पास पहुंचकर नरेश भैया को सन्नी के खंजरों के बारे में बात कर सकती हूँ। आज मैं हैंडबैग में छुपाए हुए हूँ। और शोले की मात्र लाल थी सन्नी की आंखें। अंजू ने पिंजरे में बंद बंदरों पर नजर मारी और ठंडी सी सिरन उसके शरीर में दौड़ती चली गई। अंजू वापस स्थित बंदर के पिंजरे के पास पहुंची। ओ, लगता है मैं पहले पहुंच गई। इंतजार करती हूँ, नरेश भैया आते ही होंगे। और ओह, ये बंदर को क्या हुआ? ये मुझे क्यों घूर रहे हैं? और बंदरों ने अचानक हरकत आरंभ कर दी। ये बंदर तो ऐसे उछल कूद रहे हैं जैसे पागल हो गए हैं, और इन्हें इरादे ऐसे लग रहे हैं जैसे पिंजरे की जाली तोड़कर बाहर आ जाएंगे। सारे बंदर ने मिलकर पिंजरे की जाली तोड़ दी। उफ! और ये मेरी तरफ क्यों बढ़ रहा है? और और एक के बाद एक बहुत सारे बंदर अंजू को दबोच लिया, और कुछ बंदर अंजू को बचाने की कोशिश कर रही। इन कुकार बंदरों से हम कैसे निपटें? भागो! चिड़ियाघर में के कर्मचारी को खबर करनी होगी। और वे सभी लोग अपनी अपनी जान बचाकर घटनास्थल से भाग खड़े हुए। और जब घटनास्थल पर तूफान सा पहुंचा नरेश मेहता, लेकिन एक चमत्कार ही टूटी और नरेश मेहता ने बंदरों पर हमला बोल दिया। उफ! ये खाली हाथ इनमें भिड़ने की सोचकर मैंने बेवकूफ़ी की। अगर तो अंजू बिल्कुल चीर फाड़ डालेंगे, फिर चाहे वह पेड़ की डाल ही क्यों ना हो, लेकिन वह मेरे वजन से टूट नहीं तो बात बने। लेकिन चमत्कार की तरह टूट गई। कमाल है, इतनी मजबूत डाल मेरे वजन से नहीं सह सकती। खैर, मुझे क्या, मेरा काम तो हो गया। और इन बंदरों को की खैर नहीं। और हाथ की हाथ नरेश मेहता के दिमाग भी चल रहा था। ये बंदरें अचानक इतनी खुकार कैसे हो गई? इन्हें पिंजरे की मजबूत जाली को तोड़ दिया, अंजू पर आक्रमण किया। ओह नो! इन बंदरों में एक साथ अंजू पर हमला बोल रहे हैं, जबकि अन्य लोग हैं। कहीं ये का मतलब ये तो नहीं बंदर पागल कर देने के पीछे गठीरा की आत्मा का हाथ है, और ये बंदर अंजू के लिए मार देना चाहते हैं। यह पिंजरे पिंजरे में बंद पिंजरे के बारे में जान गई। यही एकदम सही बात है। इस शैतान का राज जानने वाले के लोग में अंजू भी मौत आई। अतः
आज ऐसा नहीं होगा। मैं इस शैतानी नियम को बदल दूंगा। अंजू को मैं मारने नहीं दूंगा, चाहे इसके लिए मुझे अपनी जान क्यों ना बाजी लगानी पड़े। बंदरों के लड़ते देख नरेश ने अचानक बंदरों के बाकी पिंजरे पे रीढ़ की हड्डी में सिरें दौड़ गई। ओह, ये बंदर तो होश तो बेहोश होते जा रहे हैं, लेकिन इन पिंजरे में बंद बाकी बंदरों की जाली तोड़ देने के उतारू हैं। वे कुछ ही पलों में कर सकते हैं। मुझे इन बाकी बंदरों के निपटने के लिए अंजू को यह तुरंत यहाँ से भाग जाऊं। ओह, बंद पिंजरे की जाली तोड़ने में सफल हो गई। सब एक पल भी गंवाना बेवकूफ़ी होगी। दूसरे ही पल नरेश मेहता ने लपक कर बेहोश हो चुकी अंजू को अपनी बाहों में उठाया और पीटी उषा की तरह दौड़ भाग खड़ा हुआ। लेकिन यह भागकर इस तरह भागकर भी नहीं बच सकता। ये मेरे पीछे आ रहे हैं, ज़्यादा देर नहीं लगेगी उन्हें मैं तक पहुंचने में, और फिर मुझे अंजू की मौत के मुंह में पहुंचने में। बंदर रूपी मौत से पल प्रति निकट आ रही थी, जिसके आगे नरेश मेहता जैसा जांबाज का आस कदम छोड़ देता है। और अचानक उसे दिखाई दिया उस पानी के तालाब में कूद कर खुद को और अंजू को बचा सकता हूँ। लेकिन मुझे उम्मीद है बंदर मेरे पीछे पानी में नहीं उतरेंगे। सचमुच बंदर किनारे ही रुक गई। ये देख नरेश मेहता ने जबरदस्त राहत दी। ओह, सही समय पर मुझे यम के दूतों से छुटकारे का रास्ता सुझाई दिया। लेकिन अभी ये टले नहीं है। लेकिन इसलिए जब तक चिड़िया गुलराले आकर पकड़ नहीं लेते मुझे पानी में रहना होगा। अरे, ये आवाज़ कैसी है? अपने पीछे उत्पन्न आवाज़ से नरेश मेहता जानने के कारण पलटा, और लेकिन यह मगरमच्छ यमराज किसी कदर कम नहीं थी। एक मौत से बचने के लिए सीधा दूसरी मौत के मुंह में पहुंच गया हूं। अब तो यहाँ भी बचने का 1% चांस भी नहीं है, क्योंकि पानी में रहा तो भूखे मगरमच्छ का खाना खा जाएंगे, और अगर ऊपर गया तो खुखार बंदर चीर डालेंगे। अब कदम निश्चित ही मेरी और अंजू की मौत है। तभी नरेश मेहता के कानों में आवाज़ रस बोल दी, मैं पीछे हटूं, इन बंदरों को पकड़ूं, बंदर को पकड़ने दो। अरे, ये आवाज़ तो चिड़ियाघर के कर्मचारियों की है। बंदरों को पकड़ने आ पहुंचे, और चलो, अब मौजूद मौत का इंतजाम चिड़ियाघर के कर्मचारी ने कर दिया है। अब इस मौत का क्या होगा, इसका इंतजाम तो मैं खुद ही करना होगा। लेकिन ये इतना आसान कहाँ है? मैंने बेहोश संजू को संभाला हुआ है, जबकि उनसे भिड़ने के लिए मुझे मेरा हाथ खाली होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। ठीक, लेकिन मैं खाली हाथ हूँ तो कैसे? अगर अंजू को छोड़ता हूँ तो पानी में डूब कर मर जाएगी, क्या करूँ? नरेश सोच में डूब गया। उफ, शुक्र है कि इस पट्टे में मगरमच्छ के हाथ अंजू का हैंडबैग ही लगा। लेकिन अगला निशाना हम दोनों में से कोई भी हो सकता है। लेकिन इस बार जूझने के सिवा हमारे पास कोई चारा नहीं था। और नरेश कुछ करने से पहले ही मगरमच्छ का वार इतना ज़बरदस्त था कि नरेश की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। वो पल भर के लिए वह मौत को भूल गया, जो जीभ लपलपाते हुए उसकी तरफ बढ़ रही थी। लेकिन मौत नरेश मेहता
तक पहुंच पाती उससे पहले ही उस पर जाल दोनों मगरमच्छ पर आ गिरा और चिड़िया के कर्मचारियों ने हाथ में थम गए। घबराना मत नरेश, मगरमच्छों पर जाल फेंका जा चुका है, अब तुम आराम से बाहर आ सकते हो। आखिर यह हमला प्रोफेसर को भी यहाँ खींच लाया और कर्मचारी द्वारा लटकाई गई रस्सी और सीढ़ियों की मदद से मेहता नरेश मेहता अंजू को वहाँ लेकर ऊपर पहुंचा। संभल कर। अंजू की हालत चिंताजनक थी। नरेश, यह तो बेहोश से बुरी तरह घायल है। हाँ, अगर मैं सही समय पर इसे बचाने ना आता तो पहुंचता तो न जाने क्या अनर्थ हो जाता। यह बात तो तुम ठीक कह रहे हो नरेश, लेकिन यह बात समझाओ कि तुम अचानक यह चिड़ियाघर में अंजू के बचाने कहाँ से पहुंच गई। वो ये जब मैंने अंजू को यहाँ बंदरों में जूते देखा तो। ओह ठीक है, इस बारे में हम बाद में बात करेंगे, पहले अंजू को अस्पताल लेकर हमारी मदद करो। और प्रोफेसर के साथ नरेश मेहता भी अंजू को संभालने में जुट गया, लेकिन ज़्यादा देर न बच पाएगा क्योंकि जल्दी अंजू को होश आकर खंजर के बारे में बता देगी और फिर देखूंगा इसे। और खंजरों के बारे में कुछ बताने से पहले ही अंजू बेहोश हो गई थी और ये शैतान बच गया। लेकिन ये मुस्कुराता क्यों रहा है? राज क्या है इसकी मुस्कुराहट का? सन्नी की मुस्कुराहट के पीछे राज का पता। नरेश मेहता को अस्पताल पहुंचकर लगा, इसकी बेहोशी कब टूटेगी यह कोई नहीं कह सकता क्योंकि इसे चोट सदमे में कोमा में स्थिति में पहुंच गई है। इसे होश में आने में 20 दिन भी लग जाते हैं। ओह, तो 20 साल और लग सकते हैं और 20 साल भी। ओह, तो उस शैतान को मुस्कुराने का रहस्य अंजू के लंबे समय तक बेहोशी और एकदम मुझे एक जबरदस्त मात दी है। मैं सिर्फ आमंत्रित खंजर ही नहीं, वह सामान भी गवा चुका हूँ जो खंडरों के खुदाई में मिला था। यह बात शैतान की आत्मा अच्छी तरह जानती है और साथ में यह भी जानती है कि उन दोनों वस्तुओं की सहायता बिना मैं इसे नहीं मार सकता। और ये बात सच है कि इस खेल में शैतान जीत गया है और मैं हार गया हूँ। अब क्या हुआ नरेश? क्या बड़बड़ा रही हो? क्या हार गए तू? नरेश मेहता मानो सपने से जागा। कुछ नहीं, मैं तो तुम कुछ परेशान लग रही हो नरेश, जाओ घर जाकर आराम करो, आप ठीक कहते हैं। और नरेश मेहता तेजी से बाहर निकल गया। नरेश का व्यक्तित्व तो दिन प्रतिदिन रहस्यमय होता जा रहा है, क्या चक्कर है? प्रोफेसर शंकित हो उठे और नरेश मेहता के मस्तिष्क में रूपी समंदर में विचारों का ज्वार भाटा आया था। नहीं, आमंत्रित खंजर के बिना मैं शैतान को समाप्त सोचना भी बेवकूफ़ी है, लेकिन खंजर कहाँ है? यह अंजू के मस्तिष्क के साथ लंबे समय तक बेहोशी की दुनिया में पहुंच गई है। तो इसका मतलब यह हुआ कि लंबे समय तक इन शैतानों का कुछ नहीं बिगाड़ सकता, इसकी शैतान की लीला को नहीं रोक सकता। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, होने दूंगा। मैं शैतान को इतनी आसानी से जीतने नहीं दूंगा। लेकिन कैसे? नरेश के दिमाग में चारों फ्री स्टाइल कुश्ती लड़ रहे थे और जब उसने निर्णय लिया न माना तो कि गठीरा की आत्मा समाप्त कर सकता, लेकिन भटके हुए मजबूर तो कर सकता हूँ। ऐसा किया जा सकता है सन्नी के जिस्म को ख़त्म करके, क्योंकि यह बात तो साबित हो चुकी है कि गठीरा की आत्मा सिर्फ सन्नी के शरीर में रहना चाहती है, क्योंकि सन्नी किसी विशेष नक्सरों में पैदा हुआ बच्चा है जिससे गठीरा
पैदा हुआ था। इसलिए अब अगर सन्नी की जिस्म समाप्त कर दूं तो गटीरा की आत्मा भी सदा के लिए नष्ट हो जाएगी। और निश्चित भाव से नरेश मेहता के चेहरे पर स्पष्ट नजर आ रहे थे, अब मेरा निशाना गटीरा की आत्मा नहीं, सन्नी का जिस्म होगा, जिसे मुझे प्रोफेसर के घर ही ख़त्म करना होगा। इस तरह की शैतान गटीरा चाहकर भी उसे ना बचा पाई। ऐसा कल सुबह कर सकता हूँ, क्योंकि रोज़ सुबह सन्नी की को नहलाया जाता है, और कल सन्नी के पानी से नहीं खून से नहाएगा। गुड मॉर्निंग नरेश, कहो कैसे आना हुआ? अगले दिन सुबह, गुड मॉर्निंग प्रोफेसर। बस यूं ही सुबह दिल नहीं लग रहा था, सोचा सन्नी के साथ खेल कर दिन बिताया जाए। ये तुमने अच्छी बात है, लेकिन तुम अपना अरमान पूरा करने के लिए थोड़ी देर रुकना होगा, क्योंकि सन्नी पापा सन्नी को नहलाने के बाथरूम लेकर गए हैं। ओह, तब तो मैं छत पर टहलता हूँ। क्यों नहीं, तुम छत पर पहुँचो, मैं चलता हूँ। मुझे अंजू को देखना, अस्पताल जाना है। इतना कहकर प्रोफेसर बंगले से बाहर निकल गए, और जब ही नरेश मेहता तूफान की गति से सीढ़ियों पर चल भागा। प्रोफेसर गुप्ता के पापा अभी सन्नी को बाथरूम में ले कर पहुँचे होंगे। मुझे तुरंत ही छत पर पहुँचना होगा, फिर ऊपर पहुँचकर उसे एसिड की भरी कैन, जिसमें पहले बंगले के पिछवाड़े रख के आया था, और छत पर पहुँचने के साथ ही अपने कपड़ों में छुपाई हुई नायलॉन की मजबूत रस्सी बाहर निकाल ली, और एक सिरे पर हुक बंधा था। बंगले के पीछे रखी एसिड की भरी कैन को रस्सी से के साथ ऐसे ऊपर आएगी, और अगले ही पल नरेश मेहता ने एसिड से भरी कैन ऊपर खींच ली, और बंगले की पोर्च पर खड़ी अपनी कार की तरफ बढ़ते प्रोफेसर अचानक चौंके। अरे ये इंस्पेक्टर क्या करने आए हैं? वो जीप से उतरने के साथ ही इंस्पेक्टर प्रोफेसर के सवाल का जवाब दिया। मेरा नाम इंस्पेक्टर रवि वर्मन है प्रोफेसर साहब, मैं आपके एक्सीलेंट नरेश मेहता की गिरफ्तार करने आया हूँ। मैं जानता हूँ वह यहाँ आया है, कहाँ है वे? तुम नरेश मेहता को गिरफ्तार करना चाहते, मगर कसूर क्या है उसका? फिलहाल तो मैं आपको किसी सवाल का जवाब नहीं दे सकता प्रोफेसर साहब, क्योंकि जवाब देने के अहम मुजरिम को गिरफ्तार करना है। कहाँ वे? छत पर। इतना सुनते ही सीढ़ियों की तरफ दौड़ पड़े इंस्पेक्टर वर्मन। आइए मेरे साथ। और इस घर की पूरी लोकेशन इस अच्छी तरह वापिक हूँ, इसलिए मैं जानता हूँ कि इस टंकी के पानी से बाथरूम में जाता हूँ, और जिससे प्रोफेसर के पापा सन्नी को नहलाने गए हैं, और ये एसिड टंकी में डाल रहा हूँ। सन्नी पानी में तेजाब से नहाएगा, और तेजाब से उसे अगले ही पल वह मोम की तरह पिघल कर रख देगा। यह तरीका मैंने इसलिए अपनाया है क्योंकि ताकि गटीरा को सपने में भी गुमान ना हो कि वह इस तरह जिस्म नष्ट हो सकता है, जिसे वह अपना कब्जा जमाए हुए है, और शांति से अपना काम करते नरेश मेहता को। इंस्पेक्टर बर्मन की आवाज़ ऐसा चौंकाया कि मोम जैसे शरीर को गर्म सलाखें घुसा दी हो। हैंड्स अप मिस्टर नरेश मेहता, जरा भी ले तो शूट कर दूंगा। नरेश मेहता बुरी तरह चौंक पड़ा। प्रेस यह क्या कर रहे हो नरेश? वाटर टंकी में एसिड डाल रहे हो? ओ गॉड, तुमने तो एसिड उस टंकी में डाल दिया जिसमें बाथरूम के पानी में नहाते हैं। पापा सन्नी को नहलाने गए हैं। अगले क्षण कल्पना मात्र से सिर उठा प्रोफेसर गुप्ता, और तेजी से नीचे भागा। उस नमक हराम को यहाँ कहीं मत जाने देना इंस्पेक्टर, मैं देखने जा रहा हूँ मेरे जिगर का टुकड़ा सन्नी का हाल कैसा है।
और सतर्क की प्रतिमूर्ति बन गया इंस्पेक्टर वर्मन। आगे बढ़कर नरेश मेहता के हाथ में हथकड़ी डाल दी। यू आर अंडर अरेस्ट। और नीचे बाथरूम में निकल रही सन्नी की चीखें और मांस जलने की गंध प्रोफेसर गुप्ता को सतर्क हालत में पहुंचा दिया। सन्नी, हाय मेरा सन्नी। और कुछ ही देर बाद प्रोफेसर गुप्ता के बंगले में 2 गाड़ियां रवाना हो गई। हाय मैं लुट गया, बर्बाद हो गया। और एक एम्बुलेंस सिटी अस्पताल के लिए और एक जीप सिटी पुलिस स्टेशन के लिए। नरेश मेहता, इंसान नहीं दरिंदे हो तुमने अपने दोस्त रमेश और यहाँ एक हत्या करने के ज़िंदगी की सारी सीमाएं पार कर दी। अब पूरी कोशिश करूँगा कि तुम्हें लंबी से लंबी सजा हो। मैं शैतान को दर दर भटकने पर विवश हो गया। इंस्पेक्टर, अब मेरी बाकी ज़िंदगी बेशक जेल में गुजार जाए तो मुझे दुख नहीं होगा। इंस्पेक्टर वर्मन के जबड़े बिछ गई। मैं जानता हूँ तुम शैतान गटीरा की बात कर रही हो। यह बात मैं इसलिए जानता हूँ कि कातिल वुमेन होटल में रहने वाली रोमा और शीला नाम की लड़कियों ने मुझे इस बात सब कुछ बता दिया था जिसने तुमने अपने दोस्त की हत्या की थी। ओह, तो तुम गठीरा की कहानी जानते हो? हाँ, लेकिन वह सिर्फ कहानी है जिसे ना मैं सच मानता हूँ ना कानून सच मानेगा। इसे तुम्हारे लिए हत्यारे हो। तुम इसे सच मानो या ना झूठ, मेरी चेतावनी पर ध्यान दो इंस्पेक्टर। तुम ज़्यादा दिन जिंदा नहीं पाओगे क्योंकि गठीरा की कहानी जानने वाला हर इंसान मौत खाने वाला बनकर रह जाता है। मुस्कुराया इंस्पेक्टर ब्राउन। ये सब तुम्हारे बनाए हुए दक्यानेसिल हैं जिसके सबूत यह है कि तुम सब कुछ जानकर भी नरेश तुम अभी जिंदा हो। बता सकते हो ऐसा कैसे हो गया? क्या या तुम कोई सिद्ध पुरुष अमर इंसान हो? बोलो। इंस्पेक्टर का सवाल। नरेश मेहता कोई जवाब न बना। मेरे सवालों का जवाब तुम्हारे पास नहीं है, मेरे पास है। वह जवाब यह है कि तुम उन सब के हत्यारे हो और ये बात काट भी साबित के रहूँगा। ये क्या? हवाइयाँ नाच गई नरेश मेहता के चेहरे पर। जीप के ब्रेक कैसे फेल हो गए? ब्रेक फेल नहीं हुई इंस्पेक्टर, जीप संभालो इंस्पेक्टर। पुलिस स्टेशन की इमारत। इंस्पेक्टर लाख कोशिश की मगर जीप दुर्घटनाग्रस्त होने से नहीं बचा सका और ना बचा सका खुद को मौत के दरवाजे पर पहुंचने के बाद। ओह, मैं बचा भी और बचा भी पाता तो कैसे? स्टेयरिंग आधा उसके सीने में प्रेस हो गया और ठीक उसी पल दौड़े आए पुलिसकर्मी। ओह, ये तो इंस्पेक्टर वर्मन है। इंस्पेक्टर वर्मन कैसे? कौन है इसका जिम्मेवार? इंस्पेक्टर ने कांपती उंगली नरेश मेहता की तरफ उठाई। ये है हत्यारा। बस इतना ही कहने के साथ ही और इंस्पेक्टर वर्मन नरेश मेहता को एक जिंदा मौत देकर। ओह किलर, ओह आखिर जीत गया शैतान। दोस्तों, इससे अगले भाग में अगली कोशिश।